CUET 2022 की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 7 खुली अर्थव्यवस्था यानी कि भुगतान संतुलन, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP शॉर्टकट में बोला जाता है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर CUET एग्ज़ाम में ठीक है ना पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। और हाँ, आप नए हैं चैनल के लिए तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला यूनिट नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 1, विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है, कौन सा विनिमय दर का रूप होता है? पूरी विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों ही विनिमय दर के रूप है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। जब दोनों ही सही है यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, ये तो होना ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन का आंसर सी, क्योंकि ए और बी दोनों सही है तो हम सी पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप है? स्थिर विनिमय दर के रूप के बारे में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली एंड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं इसको, प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, स्वर्णमान प्रणाली स्थिर होता है और प्रतिबंधित तैरती विनिमय प्रणाली ये जो है आपकी दैट इज स्थिर विनिमय दर के गुण कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण में वृद्धि और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? लोचपूर्ण विनिमय दर मतलब ऐसे जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, सरल प्रणाली है, सतत समायोजन होता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है, उपरोक्त सभी। तो तीनों जो है लोचपूर्ण विनिमय दर के गुण हैं, तो यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से दोष है? स्थिर विनिमय दर के दोष बताना है आपको। राष्ट्रीय हितों का परिपालन किया जाता है, पूंजी का सीमित प्रभाव होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है और सतत समायोजन भी किया जा सकता है। तो दोष को बताना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, स्थिर विनिमय दर का सबसे पहला दोष तो है पूंजी का सीमित प्रभाव होता है इसके अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना, विदेशों में निवेश करना, विदेशों में भेंट या उपहार योजना देना, इनमें से सभी किसके जो है विदेशी विनिमय की मांग किया जाती है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो आयात करना होता है, विदेशों में निवेश करना होता है या विदेशों को उपहार देना, तीनों में ही विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है कैसे? विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, में से कोई नहीं। तो राइट है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हमेशा विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा होता है। और यहाँ पर जो विदेशी विनिमय बाजार में तय होता है उसको बोलते हैं लोच सेल विनिमय दर। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल होती है? भुगतान शेष के अंतर्गत क्या शामिल होता है? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण और इनमें से सभी। तो तीनों के तीनों जो है भुगतान शेष के अंतर्गत शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। व्यापार शेष क्या है? व्यापार शेष क्वेश्चन मार्क का मतलब व्यापार शेष क्या है ये बताना है। दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। या फिर ऑप्शन नंबर बी, दृश्य तथा अदृश्य मदों का निर्यात या दृश्य तथा अदृश्य मदों का आयात, यानी कि दोनों वस्तुएं शामिल है, दृश्य और अदृश्य। दृश्य क्या होता है? दृश्य ऐसी वस्तु होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, और अदृश्य वस्तुओं के अंदर सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती है। और सी, दृश्य मदों का आयात माइनस दृश्य मदों का निर्यात। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भाई आयात माइनस निर्यात तो नहीं होता, ये ऑलरेडी गलत है। व्यापार शेष में दोनों वस्तुएं नहीं आती हैं, ना ही दृश्य ना ही अदृश्य, इसमें एक ही आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? दृश्य मदों के अंतर्गत मशीन, कपड़ा, सीमेंट, उपरोक्त सभी। ध्यान में रखिएगा, दृश्य मदें वह वस्तुएं होती हैं जिसका भौतिक अस्तित्व होता है। जितने सारे की वस्तुएं होती हैं, तो इसमें मशीनों का भी भौतिक अस्तित्व होता है, कपड़ों का भी होता है, सीमेंट का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संतुलन विनिमय दर प्राप्त होती है जब? कब प्राप्त होती है? जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय की मांग से अधिक होती है, विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय की मांग के बराबर होती है, विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय की मांग से कम होती है, और या फिर दोनों ए और बी। भाई दोनों ए और बी तो होना पॉसिबल नहीं, तो गलत है। तो संतुलन का मतलब होता है जब बराबर हो जाए सब कुछ, यानी कि यहाँ पर बी नंबर इज राइट, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति और उसकी मांग आपस में बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, गंदी तरलशीलता सम्मिलित है। बैड फ्लोटिंग इसको बोलते हैं। क्या होता है? विनिमय की स्थिर प्रणाली, विनिमय दर की नम्र प्रणाली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गंदी तरलशीलता जो सम्मिलित है वो है नम्र विनिमय, क्योंकि ये बाजार की शक्तियों के द्वारा तुरंत परिवर्तित हो सकती है, इसलिए गंदी तरलशीलता बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक स्रोत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई बोला जाता है। तो एफडीआई एक स्रोत है किस चीज़ का? विदेशी मुद्रा की मांग का, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस चीज़ का स्रोत है? तो राइट आंसर होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि हमारे पर निवेश आता है तो इसका मतलब पूर्ति, पैसा आने का मतलब पूर्ति का होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का होना। देन में विदेशों से जब पैसा आता है इसका मतलब पूर्ति हो रही, सप्लाई, और जब पैसा जाता है इसका मतलब मांग किया जा रहा है। आयात जब करते हैं तो सामान आता है, बदले में मुद्रा देनी पड़ती है, तब वो क्या होता है? मांग होती है। जब प्रबंधित तरलशीलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन, मूल्य वृद्धि, मूल्यह्रास या पुनर्मूल्यांकन। प्रबंधित तरलशीलता का मतलब मूल्य का बढ़ना, तो इसको क्या बोलेंगे? मूल्य वृद्धि बोलेंगे, ठीक है ना, एप्रिसिएशन। निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी बाजार में किया जाता है? हस्तांतरण कार्य, साख कार्य, पूर्वोपाय कार्य, इन उपरोक्त सभी। तो विदेशी बाजार के तीनों ही कार्य है, मतलब विदेशी मुद्रा का एक के स्थान से दूसरे हस्तांतरण करना, उधार की व्यवस्था करना, पूर्वोपाय यानी कि भविष्य संबंधित लेन देन करना, जोखिम को कम करना, ये सब विदेशी बाजार के कार्य होते हैं, यानी कि तीनों इसके कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पूर्वोपाय संभव होता है कहाँ पर? हाजिर बाजार में, वायदा बाजार में, प्रबंधित तरलशील बाजार में, इनमें से कोई नहीं। पूर्वोपाय का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का लेन देन जो है अभी जो सामान वगैरह ले देना, पैसे का पेमेंट बाद में करना, ये होता है वायदा बाजार में। हाजिर बाजार वह बाजार है जिसमें केवल चालू लेन देन किए जाते हैं, वायदा विनिमय दर निर्धारित होती हैं, विनिमय दर तुरंत निर्धारित होती हैं, दोनों ए और बी। तो हाजिर बाजार वह बाजार है जिसमें केवल और केवल चालू लेन देन किए जाते हैं, इनके ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, वायदा बाजार क्या होता है? वायदा बाजार वह होता है जिसमें भविष्य निष्पादन के लिए विदेशी विनिमय का लेन देन होता है, वर्तमान लेन देन होता है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी लेन देन होता है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, वायदा बाजार जहाँ पर भविष्य से संबंधित लेन देन होता है, इनके ऑप्शन नंबर ए। जबकि दूसरा बाजार वर्तमान का लेन देन ही कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हाजिर बाजार, जिससे पिछले वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा था। और ऐसा कोई बाजार नहीं है जहाँ पर दोनों एक साथ होता हो, ठीक है ना। एक होता है वायदा और एक होता है हाजिर। हाजिर में वर्तमान के लेन देन होते हैं और वायदा में भविष्य से रिलेटेड लेन देन होते हैं। किस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण का को माना जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का और घरेलू मुद्रा के बीच में जो समता का इकाई होता है, जिसके अंदर मूल्य निर्धारित किया जाता है, वो स्वर्ण होता है। कौन सी विधि होती है? विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली, विनिमय दर की स्वर्ण प्रणाली, नम्र विनिमय दर और विनिमय दर की प्रबंधित तरलशीलता। स्वर्ण का प्रयोग स्वर्ण प्रणाली में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से जो विनिमय दर प्रणाली अधिकार अनम्य है, जिसमें विनिमय दर के कुछ भी समायोजन करने की अनुमति नहीं होती है, इसका मतलब जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? नम्र विनिमय प्रणाली, जिसमें नम्र का मतलब जो परिवर्तित हो सकता हो।
विनिमय दर की स्वर्ण प्रणाली, स्वर्ण के आधार पर इसे निर्धारित होता है। विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली, यहाँ पर डॉलर के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण का मूल्य स्थिर होता है, ऐसे में यहाँ पर स्वर्ण प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वह दर जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। वह दर मतलब फॉरेन एक्सचेंज का वो रेट जिसका निर्धारण सरकार करती है, उसे क्या कहते हैं? नम्र विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, तरलशील विनिमय दर। इनमें से नम्र विनिमय दर का निर्धारण बाजार करती है, स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार करती है, तरलशील विनिमय दर का निर्धारण बाजार करती है। इनका ऑप्शन नंबर बी सरकार का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विदेशी मुद्रा की मांग तथा विदेशी विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है? मुद्रा की मांग और विनिमय दर किस तरीके का होता है, ठीक है ना? विपरीत, प्रत्यक्ष, एक से एक, और इससे कोई संबंध नहीं होता है। विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी विनिमय हमसे विपरीत संबंध होता है, यानी कि मुद्रा की मांग जितनी ज़्यादा होती है विनिमय दर उतना ही कम होती है, विदेशी मुद्रा की मांग जितनी कम होती है विनिमय दर उतना ही ऊपर होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है। विदेशी मुद्रा के मूल्य ह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है? मान ली विदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, तो वर्तमान में विदेशी मुद्रा की पूर्ति कैसी होगी? कम होगी, बढ़ेगी, परिवर्तित बिल्कुल नहीं होगी, या तो बढ़ती है या घटती है घटती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कि मूल्यह्रास के कारण देश में मुद्रा की पूर्ति भी कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में कीमत क्या कहते हैं? संतुलन दर, स्थिर विनिमय दर, विदेशी दर, विनिमय दर, नम्र विनिमय दर। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में एक करेंसी अन्य करेंसियों के साथ संबंध स्थापित करती है और जो रेट तय होता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। 26 अदृश्य मदों के शेष से अभिप्राय है। अदृश्य मदों का शेष क्या कहलाता है? जहाँ पर अदृश्य वस्तुएं आती हैं, यानी कि सेवाएं, जैसे आपका क्या हो गया, परिवहन सेवाएं हो गई, ठीक है ना, मनोरंजन सेवाएं हो गई, बीमा हो गया, बैंकिंग, ये सब जिसको हम देख नहीं सकते, सर्विस होती है जिसको। तो इसमें कौन सी शेष होती है? क्या अभिप्राय है? कौन सा ऑप्शन सही है? निर्यात माइनस आयात, ये नहीं बताया गया किस चीज़ का निर्यात किस का आयात। व्यापार शेष प्लस गैर सेवा हो गई। व्यापार शेष के अंतर्गत क्या आती हैं? इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं, केवल दृश्य वस्तुएं, तो ये तो होना नहीं है। गैर कारक सेवाओं का शेष, आय का शेष और हस्तांतरण का शेष। आगे पढ़ते हैं, निर्यात माइनस आयात प्लस कारक सेवाओं का शेष। यहाँ पर भी वस्तु नहीं दे रखी हैं, ये तो होगा नहीं। निर्यात आयात, यहाँ पर वस्तु नहीं दे रखा है, यानी कि केवल गैर कारक सेवा शेष। क्योंकि हमारे जो कारक होते हैं, जो सर्विस होती हैं, वो दो प्रकार की, एक होता है कारक और दूसरी गैर कारक। तो गैर कारक भी सेवा का ही प्रयोग है, इसके ऑप्शन नंबर सी, जिसमें तीनों प्रकार की चीज़ शामिल है। तो है आय का शेष भी शामिल है, हस्तांतरण शेष भी शामिल है और सेवाओं का शेष भी शामिल है। तो इन तीनों का टोटल ये होता है अदृश्य मदों का शेष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भुगतान शेष में असंतुलन के कारण कौन से हो सकते हैं? आरबीआई के सरकारी कोषों में वृद्धि होती है, आरबीआई के सरकारी कोषों में कमी होती है। ए और बी दोनों इनमें से कोई, क्योंकि असंतुलन की बात कहा गया, ये नहीं बताया कि भुगतान शेष कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ऐसे में दोनों की स्थितियां हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। एक पक्षीय हस्तांतरण होते हैं, कैसे? एक पक्षीय भुगतान होता है, विपरीत भुगतान होता है, कारक आय होती हैं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन है ए, एक पक्षीय भुगतान। यदि निर्यात 1000 रुपये है, 1000 रुपये लाख, और आयात जो है 1650 लाख, तब व्यापार शेष प्रकट होगा। कितना होगा व्यापार शेष? तो आपको नॉर्मल पता है व्यापार शेष बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। तो निर्यात में से माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस आयात है 1650, तो किस में आएगा? माइनस 650, ठीक है ना। तो कैसा हो गया? 650 लाख का अधिक होगा, 650 लाख का घाटा होगा, 2650 लाख का शेष होगा। ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों से कोई है, तो माइनस में आ रहा है, दैट इज घाटा। तो बी नंबर 650 लाख का घाटा। समायोजक मदें भुगतान शेष खाते की वे मदें हैं। समायोजक मदें क्या होती हैं? जिनका निर्धारण लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, जिसका संबंध देश के भुगतान शेष की धनात्मक अथवा ऋणात्मक स्थिति से होता है, जिनके कारण आरबीआई के सरकारी कोष में वृद्धि या कमी होती है। और डी नंबर लिखा नहीं, डी नंबर था इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी हमारा सही है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है किस चीज़ को? वस्तुओं के आयात निर्यात को, गैर कारक था कारक आय को, चालू हस्तांतरण को, उपरोक्त सभी। तो चालू खाते में इन तीनों ही चीज़ों को लिखा जाता है, चाहे सेवा हो, चाहे वस्तु हो, या चालू हस्तांतरण हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यदि व्यापार शेष दे रखा है -600 करोड़ और निर्यातों का मूल्य है 500 करोड़, तो आयातों का मूल्य कितना होगा? क्योंकि हमें पता है व्यापार शेष का बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है ट्रेड बैलेंस इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस दे रखा है -600 और एक्सपोर्ट दे रखा है 500, तो इंपोर्ट कितना होगा? तो इंपोर्ट बराबर हो जाएगा आपका 600 + 500 यानी कि 1100। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन है ए 1100। क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तभी हमारा ट्रेड बैलेंस माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए आपको? कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने डाउट्स हमें लिख के बताएं और हम इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, तो डाउट ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन लास्ट तक वीडियो देखते रहने के लिए।